आज हम लोग एनपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एनपीए होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, और दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि इसको क्लासिफाई कितने भाग में किया जाता है। ठीक है, कब जाके एनपीए आप बैंक्स के लिए लॉस एसेट बन जाता है, कि मतलब देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी ऑफ लोन्स। ठीक है, सो टुडे आवर टॉपिक इज एनपीए एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी टेल यू अगेन, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। सो यू विल फाइंड द PDF of the session here. Point number 2, you will get value added material to improve your UPSC preparation regarding economics. ठीक है, point number 3, you will get current affairs based support, and point number 4, after the budget and economic survey we will be starting with MCQs. तो अगर आपको एक होलिस्टिक सपोर्ट चाहिए अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स इन जीएस एंड इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल, इस दोनों के लिए, सो यू कैन रीच आउट टू मी हियर और माय टेलीग्राम ग्रुप। अच्छा, अगर आपको इफ़ यू वांट टू क्लियर योर सम ऑफ योर डाउट्स रिगार्डिंग ऑप्शनल और इकोनॉमिक्स, यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल। दिस इज़ द इंस्टाग्राम चैनल, यू कैन रीच आउट, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। चलिए अब वापस चलते हैं अब पढ़ाई की तरफ। तो एनपीए क्या है? सबसे पहले ये कि एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग असेट। बैंक्स की बैंक भाषा में असेट का मतलब लोन्स। बैंक्स के लिए असेट है लोन। बैंक्स की कमाई का जरिया क्या है? लोन्स। लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उससे उसकी कमाई हो रही है, तो असेट इज एक्चुअली लोन्स। सो नॉन परफॉर्मिंग असेट मीन्स वो लोन जो नॉन परफॉर्मिंग हो गए हैं बैंक्स के बिजनेस के लिए। लोन्स, द लोन्स दैट हैज बिकम नॉन परफॉर्मिंग। अब नॉन परफॉर्मिंग कैसे होगा कोई लोन? तो अगर, ध्यान से सुनना, इफ द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इज नॉट कमिंग बैक टू द बैंक, अगर बैंक के पास वापस नहीं जा रहा है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, आपने 10 लाख का लोन लिया, अब आपकी महीने की किस्त बन रही है 1 लाख रुपए की, आप मान लो 10,000 रुपये बन रही है, कि आपको 10,000 रुपये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, आपको 10,000 EMI अपनी पे करनी है। यू हैव टू पे योर EMI। EMI का मतलब क्या होता है? इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको 10,000 रुपया महीना देना है, आप नहीं दे रहे हैं। ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा आप नहीं दिए, तो वो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा वो? एनपीए। तो एनपीए तक पहुंचने में भी 3 क्लासिफिकेशन है, वो भी देखेंगे। एनपीए के बाद 3 क्लासिफिकेशन है, वो भी देखेंगे। बट नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब दोज लोन्स दैट हैज बिकम नॉन परफॉर्मिंग फॉर द बैंक बिजनेस। यानी नॉन परफॉर्मिंग का क्या मतलब है? बैंक ने कोई लोन दिया और उसकी किस्त बैंक को वापस नहीं आ रही, उसकी किस्त बैंक को वापस नहीं आ रही, तो क्या हो गया? एनपीए। ठीक है, और 90 दिन से ज़्यादा, अगर 90 दिन से ज़्यादा 3 महीने तक लगातार किस्त नहीं आई तो उसके बाद बन जाता है वो एनपीए। तो 90 दिन के पहले भी कुछ होता होगा, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 कैटेगरीज, SMA 0, SMA 1 एंड SMA 2। तो पहले हम लोग SMA डिफाइन कर लेते हैं। सो स्पेशल मेंशन अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट। ठीक है, तो स्पेशल मेंशन अकाउंट क्यों हो जाता है? क्या है ये SMA 0? अगर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, यानी जो किस्त है वो 30 डेज तक नहीं आती, ओवर ड्यू हो जाती। ठीक है, मान लो कि आज डेट है 8 जनवरी, आज आपको किस्त देनी थी, आपने नहीं दी। 8 फरवरी तक अगर किस्त नहीं दी, यानी अगले 30 दिन तक, भाई आपका ड्यू डेट आज था, आपने आज नहीं दिया, 1 महीने तक नहीं दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका? SMA 0 और SA 0, स्ट्रेस्ड असेट 0। फिर आता है SMA 1, यानी अगर आपने अपनी किस्त नहीं दी 30 डेज से ज़्यादा और 30 to 60 डेज, तो ये क्या हो जाएगा? SMA 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। रिमेंबर दिस क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ओके। और फिर आपने अपनी किस्त नहीं दी अगर 60 डेज से लेकर 90 डेज तक, तो वो वाले अकाउंट को क्या बोलेंगे? SMA 2।
अब सोचो 8 जनवरी को किस्त देनी थी और इसमें 90 यानी 3 महीना आगे जोड़ लो, फरवरी मार्च अप्रैल तक, ठीक है, अप्रैल 8-9 अप्रैल तक आपने किस्त नहीं भरी, यानी 3 महीने से आप किस्त नहीं दे रहे हैं, यू आर नॉट गिविंग योर EMI फॉर द लास्ट 3 months, देन इट बिकम्स द SMA2 अकाउंट, यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 और स्ट्रेस्ड असेट अकाउंट 2, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जैसे ही 90 दिन से ज्यादा होता है तो वो फिर कैटेगरी आ जाती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट की। दिस SMA बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट आफ्टर 90 days। दिस SMA बिकम्स द NPA आफ्टर 90 days। रिमेंबर दिस, 2 चीजें समझ में आई, NPA क्या होता है और NPA को मतलब 90 days तक अगर इंस्टॉलमेंट नहीं आई उसके बाद बनता है NPA, उसके पहले उसको क्या बोलते हैं SMA 0, 1 और 2, ठीक है। इतनी क्लासिफिकेशन समझ में आई। अब एक नई चीज समझते हैं जिसको कहते हैं प्रोविजनिंग, ठीक है, प्रोविजनिंग। तो प्रोविजनिंग क्या है, ठीक है, तो प्रोविजनिंग इज सिंपली अमाउंट दैट बैंक्स कीप aside to provide for NPAs, ठीक है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है और पैसे वापस आ नहीं रहे। ध्यान से सुनो इस बात को, ठीक है। एक बैंक है, फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है, ठीक है, जिसके पास 100 करोड़ रुपए है, ठीक, उस बैंक ने 10 करोड़ रुपए का लोन दे दिया, उस बैंक ने 10 करोड़ रुपया का लोन दे दिया। अब ये 10 करोड़ रुपया का लोन हो गया क्या, NPA, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो पैसे वापस आने थे वो वापस नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये 100 करोड़ रुपया बैंक के पास क्यों है, दिस इज द डिपॉजिटर्स मनी, दिस इज डिपॉजिटर्स मनी। तो डिपॉजिटर को ये पता चलेगा कि 10 करोड़ बताओ 1/10 ऑफ इट्स टोटल कैपिटल लोन दे दिया और वो NPA हो रहा है, तो डिपॉजिटर के मन में एक शंका आएगी। और होल फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, ठीक है। तो ट्रस्ट अगर लूज कर देगा अपने कस्टमर्स का या अपने डिपॉजिटर का, तो लोग पैसा निकालने लगेंगे, है ना। तो वो ट्रस्ट तो लूज करना नहीं है। तो अगर ये NPA हो गया तो इस NPA को कवर करने के लिए, जैसे 10 करोड़ का ये NPA हो गया, तो जो बचा यानी 90 करोड़ के आसपास बचा ना, उसमें से जितना भी NPA हुआ है, जितना भी पैसा वापस नहीं आया, उसके लिए करनी पड़ेगी प्रोविजनिंग। यानी अंत में 10 करोड़ का तो लोन ही दे दिया और इस 10 करोड़ को कवर करने के लिए 15% से लेके 100% तक की प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। यानी इस 10 करोड़ में को अगर प्रोविजन करना है तो 1.45 करोड़ से लेके पूरे 10 करोड़ तक बैंक्स को साइड रखने पड़ेंगे। वर्स्ट के सिनेरियो ले लो कि पूरा ही पैसा वापस नहीं आ रहा है 3 साल से, तो 10 करोड़ का प्रोविजनिंग करना पड़ा बैंक को, तो बैंक के पास अंत में पैसा बचा कितना, 80 करोड़। तो एक बैंक जो बिजनेस करना शुरू किया था 100 करोड़ से, आज उसके पास अपना बिजनेस करने के लिए पैसा बचा है 80 करोड़ बस। क्यों? क्योंकि प्रोविजनिंग वाले पैसे को भी वो क्रेडिट में नहीं दे सकता, घुमा नहीं सकता, लोन नहीं दे सकता उसके ऊपर। वाई? बिकॉज वो एक तरह से डिपॉजिटर्स के लिए कुशन है, ठीक है। बैंक्स अपना रिस्क मैनेज कर रहा है, हाउ? बाय प्रोविजनिंग फॉर द NPAs। अब वो प्रोविजनिंग 15% से 100% तक हो सकती है, तो वर्स्ट केस में 10 करोड़ तक की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो एक बैंक जो 100 करोड़ लेके चला, 10 करोड़ लोन दिया, तो पहले ही 90 करोड़ हो गया उसके पास। उस 90 करोड़ में क्योंकि वो लॉस एसेट हो गया, तो पूरा 10 करोड़ प्रोविजन करना पड़ा, तो बचा कितना, 80 करोड़। तो अब बैंक के पास मात्र 80 करोड़ बचे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। NPA के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि बैंकिंग सिस्टम का जो बिजनेस है वो हिट होता है। तो प्रोविजनिंग हम समझ गए। प्रोविजनिंग मतलब NPAs के लिए प्रोवाइड फॉर करने के लिए कि कोई लॉस एसेट ना हो जाए, और अगर हो रहा है तो डिपॉजिटर के ऊपर उसका रिस्क ना आए, बैंक्स को अपना अलग से पैसे निकाल के उसके लिए रखने होते हैं, और बैंक्स वो पैसा बिजनेस में नहीं यूज कर सकता। इट्स डिफरेंट फ्रॉम CRR एंड SLR, ठीक है। अच्छा, तो ये जो SMA 0, SMA 1 और SMA 2 है, इसके लिए प्रोविजनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक असेट या लोन NPA या नॉन परफॉर्मिंग नहीं होता, यानी 90 दिन से ज़्यादा तक अगर उसकी EMI नहीं आ रही है, तभी प्रोविजनिंग करनी होती है, उसके पहले नहीं करनी होती, ठीक। ओके,
नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ओके, थोड़ा सा ध्यान इधर आकर्षित कर लेते हैं आपका कि हमारा जो फर्स्ट स्पेशल बैच है फॉर द 2026 पीपल, 2026 वालों के लिए हमारा पहला स्पेशल बैच फुल्ली क्यूरेटेड फॉर द पीपल हु आर टारगेटिंग 2026। अगर आपको इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में, अगर आपको इंटरेस्ट है पॉलिसी मेकिंग में, अगर आपको इंटरेस्ट है इस बात में कि आप अपना सिलेक्शन को बढ़ा सके, ठीक है, अपने सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सके, तो एक ऐसा ऑप्शनल जो आपको इसमें मदद कर सकता है। और अगर आप रटने में भरोसा नहीं रखते हैं और समझने में, चीज़ों को प्रैक्टिकलिटी में भरोसा रखते हैं, तो ये ऑप्शनल आपके लिए। मिथ ये है कि इसमें बड़ा मैथ है, इसमें स्कोर नहीं आता, तो ऐसा मत समझो, इसमें मैथ्स नहीं है, बहुत बेसिक सा है। एक क्वेश्चन आएगा 6-7 लेवल की मैथ्स है, आएगी तो आएगी, बहुत ही रेयर केस में आता है वो। और दूसरी चीज़, इट्स वेरी स्कोरिंग, so it's very good for engineering background people, economics background people, science background people, humanities background people, सबके लिए अच्छा है। और प्लस पेपर 2 पूरा ओवरलैप करता है जीएस पेपर 3 के साथ और पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2 के साथ। और सिंस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में हम इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट पढ़ते हैं, तो हमारे प्रीलिम्स में भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं जस्ट बाई रीडिंग इकोनॉमिक्स ऑप्शनल थॉरोली। तो अगर आपको इतनी ओवरलैपिंग चाहिए और प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक का सपोर्ट चाहिए किसी ऑप्शनल में विथ कांस्टेंट रिवीजन एंड इंक्लूसिव ऑफ टेस्ट सीरीज, तो आप ले सकते हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। ये पहला बैच है, नया बैच है, तो अपने पीयर ग्रुप से अगर आप आगे निकलना चाहते हैं और अपना ऑप्शनल जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं ताकि आप रिवाइज कर सके, ना सिर्फ ऑप्शनल का बल्कि जीएस और प्रीलिम्स का अपना जो प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ा सके, तो जितना जल्दी ऑप्शनल खत्म करिएगा प्री के लिए उतना ज़्यादा आप तैयारी कर पाएंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये बैच 22 जनवरी को बंद होने जा रहा है। द एडमिशंस फॉर दिस न्यू स्पेशल बैच फॉर 2026 विल स्टॉप ऑन 22 ऑफ जनवरी, रिमेंबर दिस डेट। तो जिसको भी एडमिशन लेना है 22 जनवरी से पहले ले लेना। और एडमिशन लेने जा रहे हो तो यूज़ द कोड HS Live, ये सीनियर फैकल्टी कोड है आपके लिए। और पैन स्टडी IQ, अक्रॉस स्टडी IQ, किसी के प्लेटफॉर्म पे कोई भी कोर्स लोगे और HS Live यूज़ करोगे तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इकोनॉमिक्स है तो आपको इकोनॉमिकल कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। तो 14,999 में आपको टेस्ट सीरीज के साथ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का बैच मिलेगा। पहला बैच है, प्राइम बैच है, स्पेशल बैच है, स्पेशली क्यूरेटेड फॉर 2026। ओके, सो आई विल वेटिंग फॉर यू। जल्द से जल्द आइए, 22 तारीख तक इंतजार मत करिए, क्लासेस आगे निकल जाएंगी। अभी हमारा ओरिएंटेशन खत्म हुआ है, इनिशियल फेज में है हम लोग, तो देर मत करो, ज्वाइन कर लो। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं पढ़ाई के लिए। अब कैटेगरीज ऑफ NPA, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि 15% से लेकर 100% की प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, तो इस कैटेगरी को समझने की कोशिश करते हैं। तो 3 कैटेगरी है NPA की, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस, ठीक है। सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। तो सबस्टैंडर्ड एसेट क्या है? ऐसे एसेट जो NPA है अप टू 12 मंथ्स, ठीक है। ओके, NPA अप टू 12 मतलब 1 साल तक अगर NPA है, NPA कब शुरू होता है? 90 दिन के बाद, 3 महीने के बाद। 1 साल तक अगर NPA है तो सबस्टैंडर्ड एसेट है, ठीक है। NPA अगर है, ठीक है। डाउटफुल एसेट वो एसेट है यानी जो NPA है 1 ईयर से लेके 3 इयर्स तक। रिमेंबर्स दिस, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और लॉस एसेट वो है जिसको बैंक्स डिक्लेयर कर देते हैं लॉस, बैंक्स डिक्लेयर इट लॉस आफ्टर 3 इयर्स। ऐसे NPA जिसको बैंक लॉस घोषित कर देता है, इसका क्या मतलब है कि बैंक्स को उम्मीद नहीं है कि ये पैसा वापस आने वाला है। दे शो दैट इट्स अ लॉस थिंग इन देयर बैलेंस शीट, अपने अकाउंट में वो दिखा देते हैं कि हमारे लिए लॉस है ये, ठीक है ना। ओके, तो भाई सबके लिए कुछ प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी व्हाट इज द प्रोविजनिंग। तो यहाँ पे प्रोविजनिंग करनी पड़ती है आपको 15% ऑफ ग्रॉस NPA की, मतलब जितना टोटल लोन है, जैसे हमने केस लिया 10 करोड़ का, तो पूरे 10 करोड़ का 15% आपको प्रोविजन करना पड़ेगा इन केस ऑफ सबस्टैंडर्ड एसेट। सबस्टैंडर्ड एसेट मतलब जो ऐसे एसेट जो 12 महीने तक NPA हैं, ऐसे लोन्स जो 12 महीने से नॉन परफॉर्मिंग है, यानी उसका किस्त वापस नहीं आ रहा है।
डाउटफुल एसेट मतलब ऐसे एसेट जो एनपीए है 1 साल से लेके, मतलब सब स्टैंडर्ड के ऊपर चला गया तो 1 साल से लेके 3 साल तक, यानी 36 महीने तक एनपीए है अगर, ठीक है, तो वो है डाउटफुल एसेट। तो इसके लिए प्रोविजनिंग कितनी, पी लिख लेते हैं, प्रोविजनिंग कितनी करनी पड़ती है, 45% ऑफ ग्रॉस एनपीए। जीएनपीए मीन्स द टोटल लोन्स दैट डिडंट कम बैक, ठीक है। 10 करोड़ का लोन लिया, मान लो 1 करोड़ 2 करोड़ वापस भी कर दिया है, तो भी आप प्रोविजनिंग पूरे लोन के ऊपर करते हैं, पूरे 10 करोड़ के ऊपर, ठीक है। और लॉस एसेट जिसको बैंक ही डिक्लेयर कर दिया कि ये लॉस है, अब ये वापस नहीं आने वाला, तो उसके लिए आपको प्रोविजनिंग कितनी करनी पड़ेगी, 100% ऑफ ग्रॉस एनपीए, ठीक है। तो आपको लास्ट में प्रोविजनिंग कितनी करनी पड़ेगी, 100% ऑफ ग्रॉस एनपीए फॉर द लॉस एसेट। तो ये 3 क्लासिफिकेशन या कैटेगरी हो गई हमारी एनपीए की। तो प्री एनपीए 3 कैटेगरी देख लिए, पोस्ट एनपीए 3 कैटेगरी देख लिए, प्रोविजनिंग क्या होती है वो देख लिए, और कितनी प्रोविजनिंग किस एसेट के लिए करनी होती है वो भी देख लिए, ठीक है। सो आई थिंक दिस एनपीए चैप्टर एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रनिंग बिहाइंड द एनपीए आपको क्लियर हो गया होगा, खासकर प्रोविजनिंग के साथ, ठीक है। ओके, सो वी विल स्टॉप आवर डिस्कशन हियर, ठीक है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लास था, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो पहली बात तो आप यू कैन रीच आउट टू मी हियर ऑन माई इंस्टा आईडी और ऑन माई टेलीग्राम, और यू कैन राइट टू मी ऑन दिस इज माई ईमेल आईडी। तो आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, कहीं कोई डाउट आ रहा है, आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे आइए, ओपन डिस्कशन ग्रुप है, ये डिस्कस करिए पीयर ग्रुप के साथ, अपना समय को सही तरह से यूटिलाइज करिए, बेसिक सी बात ये। सो विल मीट अगेन सून विद सच डिस्कशन, जहाँ पे आपको जो छोटे छोटे डाउट है वो क्लियर होते जाए और आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एक आए, सो दैट यू कैन ऑल्सो स्टार्ट लिंकिंग थ्योरी और स्टैटिक पार्ट विद द करंट अफेयर्स पार्ट। Thank you everyone for joining. I will meet again soon with you. Bye bye. Have a good day.